हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। चलो लगाते हैं विज्ञान का एक और दरबार। लगभग 99% लोगों को गलतफहमी है कि पहला हवाई जहाज राइट बंधुओं ने बनाकर उड़ाया था, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो जानकारी ही गलत है। तो सही क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे लकड़ी, कपड़े और गोंद से चिपकाकर बनाए गए हवाई जहाज फाइटर प्लेन में बदल गए और उनकी जनरेशंस क्या होती हैं, और क्यों 6th जनरेशन फाइटर प्लेन से पूरी दुनिया अभी से घबरा रही है, क्योंकि उसमें पायलट नहीं होंगे। पायलट उस जहाज को नहीं उड़ाने वाले। सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पूर्वज उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा बनाई गई कोई भी मशीन उड़ नहीं पाई। और यहाँ से एंट्री होती है कहानी में राइट बंधुओं की। देखो, अक्सर लोगों को यह गलतफहमी है कि पहला प्लेन राइट बंधुओं ने उड़ाया था। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि राइट बंधुओं ने यानी राइट ब्रदर्स ने पहली कंट्रोल्ड फ्लाइट उड़ाई थी। अब ये कंट्रोल्ड फ्लाइट क्या होती है? तो देखो, कंट्रोल फ्लाइट का मतलब ये है कि आपका प्लेन आपके कंट्रोल में है, अपनी मर्जी से नहीं टहल रहा, और इसी को कंट्रोल फ्लाइट कहते हैं। सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, जरा पहले थोड़े सवाल जवाब ले लेते हैं। तो जी, पहला हवाई जहाज कब उड़ा? तो पहला हवाई जहाज उड़ा था 17 दिसंबर 1903 सुबह 10:30 बजे 12 सेकंड के लिए 36 मीटर की दूरी तय करी थी, और उसमें 12 हॉर्स पावर का इंजन लगा था। ठीक है जी, और उसके पायलट थे ऑरविले राइट। टोटल उस दिन 4 फ्लाइट हुई थी, और जो सबसे बड़ी फ्लाइट थी वो थी 59 सेकंड की, जिसको 260 मीटर की दूरी तक विल्बर राइट ने उड़ाया था। आगे देखो, तो जी राइट ब्रदर्स कितने पढ़े लिखे थे? तो भैया देखो, राइट ब्रदर्स ने हाई स्कूल किया था, वो भी एक ने, दूसरा तो हाई स्कूल ड्रॉप आउट था, कंप्लीट ही नहीं कर पाया एजुकेशन। तो भैया जब इन्होंने स्कूल की पढ़ाई करी नहीं, तो इन्हें इंजीनियर क्यों कहते हैं? देखो, ऐसा है, पुराने जमाने में जो इन्वेंटर्स होते थे या खोजकर्ता होते थे, उन्हें इंजीनियर्स ही कहा जाता था। अगर वो कोई चीज खोज ले तो उस समय इंजीनियर कहलाने के लिए डिग्री लेने की जरूरत नहीं थी, बस आप कोई चीज खोज दो, वैसे ही लोग आपको इंजीनियर बुलाने लगते थे। फ्लाइंग मशीन बनाने का आइडिया कहां से आया? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, तो जी इन्हें फ्लाइंग मशीन बनाने का आइडिया आया ओटो लेलिएंथल से, जो कि एक जर्मन ग्लाइडर थे। अब आता है सवाल कि इन महाशय ने ऐसा क्या काम किया था? तो जी मिस्टर ओटो ने 1891 से 1896 के बीच में हजारों ग्लाइडर उड़ाए थे, और यह घटना राइट ब्रदर्स के प्लेन उड़ाने से पहले की है। लेकिन यहां एक समस्या थी, इनका जो ग्लाइडर था वो इनके कंट्रोल में नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जब आप पहाड़ से लेकर इसको उड़ोगे तो जिधर की हवा होगी ये उधर ही जाएगा। इसे आप अपनी मर्जी से दूसरी या विपरीत दिशा में मोड़ नहीं सकते, यानी कि ये एक अनकंट्रोल्ड फ्लाइट थी। राइट बंधुओं से पहले जरूर थी, लेकिन अनकंट्रोल्ड थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि जी ये मोनोप्लेन, बाईप्लेन और ये ग्लाइडर होते क्या है? तो देखो भैया, अगर सिंगल पंख वाला प्लेन है, जैसा कि ये उड़ रहा है, तो इसे कहेंगे मोनोप्लेन, और अगर 2 पंखों वाला प्लेन है तो उसे कहेंगे बाईप्लेन, जिसका उदाहरण है ये। और ये ग्लाइडर होता है हवा से हल्का एक ऐसा प्लेन जो आसानी से हवा के ऊपर तैर सके। इसको चलाने के लिए आप चाहे तो मैकेनिकल इंजन लगा लो, या ना भी लगाओगे तो भी उड़ जाएगा। बस पंखों का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि इसका वजन आसानी से हवा के ऊपर टिक सके, जैसे कागज के हवाई जहाज उड़ते हैं, कुछ वैसा ही मान लो। अब आप यहां पर पूछ सकते हो कि भैया इनके इस जहाज में ऐसी कौन सी समस्या थी जो कि राइट बंधुओं ने सुलझा दी? तो देखो भैया, इनके जहाज में ना इंजन नहीं था। राइट बंधुओं ने जो जहाज उड़ाया था उसमें इंजन लगाया था। तो क्या इंजन वाले प्लेन की खोज राइट ब्रदर्स ने की थी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये है क्लेमेंट एडर। इन्होंने दुनिया का पहला इंजन वाला प्लेन उड़ाया था, और ये रहा वो मॉडल जो कि फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, संभाल के रख रखा है। हमारे यहाँ की खोजें तो सरकार रखती नहीं है, काफी इज्जत बख्शी है। बढ़िया लग रहा है ना? अब इन्होंने क्या काम करा? चमगादड़ के रूप का एक हवाई जहाज तैयार करा, यानी कि चमगादड़ का आकार लिया और उसके अंदर एक इंजन फिट कर दिया। इनका हवाई जहाज उड़ा जरूर था, लेकिन कंट्रोल्ड नहीं था। अब आप ये भी कह सकते हो कि जी थोड़ा सा और बता दो इनके बारे में। बिल्कुल बता देते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। तो पहला सवाल आता है कि आखिर ये अंकल जी है कौन? तो सुनो भैया, तो भैया ये अंकल जी थे 2 डिग्रीधारी। इनके पास इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल दोनों चीजों की मिस्त्रीगिरी की अच्छी खासी जानकारी थी। रहने वाले थे फ्रांस के, और हवाई जहाज उड़ाने का शौक था। इन्होंने अपने पूर्वजों से पक्षियों के उड़ने वाले जो डिजाइन उन्होंने पहले ही बना रखे थे वो कॉपी किए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि ये मैकेनिकल वाले थे तो इन्होंने एक स्टीम इंजन लिया जिसकी क्षमता लगभग 20 हॉर्स पावर की थी, और उसको उखाड़कर अपने इस हवाई जहाज में लगा दिया। कहां गया इनका हवाई जहाज? यहां चलेगा। हाँ, ये रहा। यही है क्या? हाँ, यही है। तो देखो, इन्होंने वो चमगादड़ वाला जो हवाई जहाज था इनका, उसमें 20 हॉर्स पावर वाला इंजन लगा दिया। ठीक है जी,
उड़ा नहीं अभी नहीं उड़ा, उड़ेगा। देखो हुआ क्या था, पहले उस चमगादड़ यान के बारे में पूरी जानकारी ले लो। उस इंजन की मदद से 4 पंखों वाला प्रोपेलर चलाया जा रहा था और जो इनका चमगादड़ यान था उसके पंखों की लंबाई लगभग 14 मीटर के आसपास थी। ठीक है जी। अब इनका यान जमीन से 8 इंच की ऊंचाई पर और लगभग 50 मीटर की दूरी तक उड़ा था। और जैसे ही ये काम हुआ भाई साहब, हो गए चर्चे, छप गए पर्चे, हो गए अंकल जी फेमस। आई मिलिट्री, किया सम्मान, करी रिक्वेस्ट, हमारे लिए भी बना दो विमान। ठीक है, पैसा पानी की तरह आता गया, बहता गया, लेकिन गड़बड़ हो गई। इनका हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। हाँ जी, मिलिट्री ने इन्हें जितना भी पैसा दिया, इन्होंने सारा का सारा बेहतर से बेहतर डिजाइन बनाने में लगा दिया, लेकिन इनका हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। अब यहां से पूरी कहानी घूमती है। देखो, अब तक 2 घटनाएं हो गई। एक बंदा ऐसा था जिसने ग्लाइडर उड़ाया, कंट्रोल वो भी नहीं था, और एक बंदा ऐसा था जिसने इंजन लगाकर एक हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश की। उसका पहला हवाई जहाज जरूर उड़ा, 8 इंच की ऊंचाई पर उड़ा। हाँ, 8 इंच ही था, लेकिन उसके बाद इनका कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ पाया। अब राइट बंधुओं ने क्या काम करा, एक का तो डिजाइन कॉपी कर लिया और एक का इंजन ले लिया और इन दोनों को एक साथ जोड़कर एक नया विमान बनाया और उसे उड़ा दिया, जो कि दुनिया का पहला कंट्रोल्ड फ्लाइट वाला विमान था। इसीलिए हवाई जहाज की खोज का जो क्रेडिट दिया जाता है वो राइट बंधुओं को दिया जाता है और कोई कारण नहीं है। और इस सवाल का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा कि जब सब कुछ पहले ही किया जा चुका था तो राइट बंधुओं ने क्या किया। मैं पहले ही बता चुका हूं, यह बात बिल्कुल सही है कि राइट बंधुओं ने मिस्टर ओटो से फ्लाइट कंट्रोल्ड कैसे की जाती है इसके डिजाइन कॉपी किए, और यह बात तो उन्होंने खुद मानी है। उनकी जो बायोग्राफी है उसमें यह बात लिखी हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि हाँ, हमने फ्लाइट को कंट्रोल करने के जो डिजाइन थे वो मिस्टर ओटो से कॉपी किए थे। और यह बात बिल्कुल सही है कि उड़ने वाली मशीन में इंजन का प्रयोग कैसे करें, यह चीज उन्होंने एडर, जो कि फ्रांस के अंकल जी अभी हम थोड़ी देर पहले मिल के आए थे, वो चमगादड़ वाले, उनसे कॉपी किए थे। लेकिन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ने की इनके अलावा इनसे पहले किसी ने कोशिश नहीं की, इन्होंने कर दिया। और आज तो आप जानते ही हो, इनके नामों के चर्चे तो हो ही रहे हैं हर जगह पर। लेकिन इनके इस काम को फाइनेंस किसने किया? भाई साहब, सबको फाइनेंस एक ही जगह से मिलता है, पिताजी फाइनेंस कंपनी। हाँ जी, इनके भी पिताजी ने इन्हें $1000 दिए। उस जमाने में $1000 बहुत सारे थे। अब क्यों दिए वो भी जान लो। हुआ कुछ ऐसा, इनके पिताजी ने इन्हें उस जमाने में $1000 दिए और कहा, जाओ बच्चों, जी लो अपनी जिंदगी। नहीं, ये तो नहीं कहा होगा, ये मैंने क्यों लिख दिया वैसे, चलो छोड़ो, क्योंकि तुम्हें शादी ब्याह तो करने नहीं। हाँ जी, इन्होंने शादी नहीं करी, ये आजीवन कुंवारे रहे थे। शादी ब्याह तो करना ना है तो पैसे बचाकर भी क्या करूंगा। राइट ब्रदर्स आजीवन कुंवारे यानी के बैचलर्स ही रहे थे। ठीक है जी। अब ये बात तो इन्हें भी पता थी कि $1000 में तो सिर्फ कागज के हवाई जहाज उड़ेंगे, वो लकड़ी कागज के, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पहले जो हवाई जहाज थे वो लकड़ी और कागज और गोंद से चिपकाकर बनाए जाते थे। लेकिन इनके इरादे कुछ और थे, ये भारी हवाई जहाज उड़ाना चाहते थे। तो इन्हें मालूम था कि भैया उससे काम न चलने वाला। अब इन्होंने क्या काम किया, जो इन्होंने पैसा कमाया था, कहां से कमाया था? साइकिल की दुकान नहीं थी, साइकिल की इनकी फैक्ट्री थी। हाँ जी, इन्होंने साइकिल निर्माण की एक फैक्ट्री लगा रखी थी और दूसरा इनकी रिपेयर शॉप थी। मतलब पहले रिपेयर शॉप थी, बाद में जब पैसा आया तो इन्होंने फैक्ट्री लगा ली और वहां से जब इन्होंने पैसा कमाया तो अपना कमाया हुआ पैसा और पिताजी के $1000 इन्होंने पूरी तरह से इस मिशन में घुसा दिए। और इसके बाद का इतिहास तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था, आज सब जानते हैं इनके नाम को। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब इन्होंने हवाई जहाज की खोज कर ली तो इंडस्ट्री में ना, मार्केट में कोई हल्ला नहीं था। हल्ला मतलब इन द सेंस कि भाई हवाई जहाज की खोज हो गई, अब क्या करें, इसका क्या करें। सब लोग ये थे कि उड़ गया तो उड़ गया, अब क्या करना है इसका। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के तो काम आएगा नहीं क्योंकि एक आध आदमी बैठ के इसमें उड़ सकता है। इसके अलावा भविष्य में इसका कोई इस्तेमाल दिख नहीं रहा, खर्चा बहुत ज्यादा है, तेल बहुत पीता है, उड़ता थोड़ी दूरी तक है और ऊपर से अगर टपक गए तो राम नाम सत्य। तो इन कारणों की वजह से इंडस्ट्री इस हवाई जहाज को लेकर कोई ज्यादा खुश नहीं थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया, जान लो उसके बारे में, और वो थी वर्ल्ड वॉर 1। 28 जुलाई 1914 वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई जी। अब हुआ क्या, उस जमाने में जासूसी करने के लिए अलग अलग देश की सरकारें घुड़सवारों को भेजा करती थी जंग के मैदान में। जाओ देख के आओ कि सामने वाले की कितनी फौज है, कौन कौन से हथियार हैं, कौन कौन सी टेक्निक का वो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन समस्या ये थी, अगर ये घुड़सवार पकड़ा गया काम खत्म, अगर ये घुड़सवार देरी से आया काम खत्म, आने जाने में समय लगता था। तो दुश्मन देश के ऊपर नजर रखने के लिए हवाई जहाजों का प्रयोग करा गया। इन हवाई जहाजों में कैमराधारी, वो होते ना शूटिंग वूटिंग करने, फोटो वोटो खींचने वाले, उन्हें भेजा गया। दिखाता हूं, देखो कहां गए। हाँ नहीं ये नहीं है, अरे हट जा भाई, इसे क्या हो गया ना, ये
बिना। शायद मैं लगानी भूल गया वो कैमरे वाली वीडियो जिसमें मतलब हवाई जहाज से नीचे जो है फोटो वोटो खींचते रहते हैं वो लोग। मैं लगा दूंगा जब मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा ना, उस टाइम पे लगा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको आगे बताया था कि ये लोग जो फोटो वोटो खींचने का काम करते थे, वहां से फोटो खींचे और हवाई जहाज को लेके अपने देश में वापस आ गए, सारी जानकारी मिल जाती थी। इस तरह के हवाई जहाज का जंग के मैदान में इस्तेमाल बढ़ा तो ऐसा तो है नहीं कि भैया तू इस्तेमाल करेगा तो मैं नहीं करूंगा, बाकी देशों ने भी शुरू कर दिया, यही तो गड़बड़ हो गई। लेकिन साथ में ये बंदूक लेके भी उड़ने लगे। अब जैसे ये भाई साहब सामने वाले विमान को ठोक रहे हैं, ठीक इसी तरीके से दूसरा वाला भी लेके बैठा हुआ है बंदूक, जैसे कि यहां पे दिखा रहे हैं, और इसको नाम दिया गया डॉग फाइट, जो कि मेरे समझ से परे है, हवाई जहाजों की लड़ाई और नाम है डॉग फाइट। चलो कोई बात नहीं, जो है सो सही। अच्छा ये लोग जो है ना बम लेके भी उड़ने लगे। हवाई जहाज से इस तरह से बम गिराए जाते थे, पहले हाथ में पकड़ा और टपका दिया। यहां पे दिख रहा है कि दुश्मनी काफी सारी सेना है, गोला बारूद है या उनका डिपो है, गिरा दो और निकलो वहां से तुरंत। अब एक समस्या आ गई, इस तरह से जो बंदूक चलाने का सिस्टम था ना, ये कोई कामयाब सिस्टम तो था नहीं, क्योंकि आदमी हवाई जहाज संभाले या बंदूक चलाए, बड़ी समस्या थी। तो भैया किसी ने एक सुझाव दिया कि हवाई जहाज के ऊपर ना मशीन गन लगा देते हैं। लेकिन दिक्कत ये हुई, मशीन गन अपने ही प्रोपेलर पे गोली मारने लगी, जिससे वो टकरा के या तो पायलट को भी लग सकती थी या फिर प्रोपेलर को डैमेज करके हवाई जहाज को भी नीचे गिरा सकती थी। अब ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसको किसने सुलझाया बताता हूं। और इस समस्या को सुलझाने वाले थे फोकर एंड डेकर। तो ये कौन थे जी? तो जी ये थे डच इंजीनियर, जो कि जर्मनी के लिए विमान के ऊपर एक ऐसा जुगाड़ तैयार करते हैं कि अब मशीन गन की गोली प्रोपेलर में नहीं लगेगी। पर क्यों और कैसे? देखो, इन्होंने एक सिंक्रो मैश तैयार करा। इन्होंने गियर वाला ऐसा सिस्टम तैयार करा कि जो प्रोपेलर का ब्लेड है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में बंदूक की गोली चलेगी। यानी कि जब ब्लेड बिल्कुल सामने होगा तब गोली उस ब्लेड में नहीं लगेगी, यानी कि तब बंदूक गोली फायर नहीं करेगी, और जैसे ही ब्लेड हटेगा गोली फायर होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर आप ये सब बनाओगे, ऊपर से हमला करोगे, तो जो नीचे बैठे हैं वो भी तो इलाज ढूंढेंगे। तो उन्होंने भी इलाज ढूंढ लिया। तो भैया अलग अलग देशों की फौजों ने इस तरह की तोप बनाकर ऐसे हवाई जहाजों का शिकार करना शुरू कर दिया, और यहीं से सारी कहानी पलट गई। अब जैसे जैसे अलग अलग देशों का डिफेंस तगड़ा होता गया, जो नीचे जमीन पे तोप वो लगा रखी थी इनके शिकार के लिए, इन हवाई जहाजों के पास जो एडवांटेज थी वो खत्म हो गई। अब भैया इन्हें बनाने वाले बड़े परेशान, क्या करें भैया, कोई इन्हें उड़ाने को तैयार ना हो। जहां भी लेके चले नीचे वाला तैयार बैठा था, वो रहा टपका दिया। सारे पायलट इसको उड़ाने से मना करने लगे। हमला करना तो छोड़ दो, हम जासूसी करने भी नहीं जाएंगे, फोटो वोटो नहीं खींचेंगे, कौन मरेगा। अब इस समस्या को सुलझाने का एक ही तरीका था, वो था किसी तरीके से इस हवाई जहाज की रफ्तार को बढ़ाया जाए, यानी ये तेज उड़े। अगर ये तेज उड़ेगा तो निशाना लगाना आसान नहीं होगा, और अगर निशाना नहीं लगेगा तो पायलट के मरने के चांस भी कम होंगे। ठीक है जी। तो अब करना था सही इंजन का चुनाव। पहले जो इंजन इसमें इस्तेमाल होता था वो जनरली V8 था। अब उसके साथ समस्या ये थी, एक तो वो कम पावर देता था, दूसरा हीट होता था। लेकिन जैसे ही हमने रेडियल इंजन का इस्तेमाल करा, इस टाइप के इंजन को रेडियल इंजन कहते हैं। अब इस इंजन का एक फायदा था, क्योंकि ये हवाई जहाज की नाक पे लगा हुआ था, तो सामने से आती हुई हवा इसे बड़ी आसानी से ठंडा कर सकती थी, यानी कि हीटिंग की समस्या नहीं थी, और ये पहले से ज्यादा यानी V8 इंजन से ज्यादा पावर पैदा कर सकता था। फायदा हो गया मतलब। लेकिन जैसे ही इंजन की पावर बढ़ी, एक और नई समस्या सामने आकर खड़ी हो गई, और वो ये थी कि अगर हवाई जहाज भारी होगा तो आप इंजन को पावरफुल कर लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हवाई जहाज को भी हल्का करना पड़ेगा। और इस समस्या को दूर करने के लिए मोनोप्लेन बनाए गए। लेकिन एक और समस्या आ गई। मोनोप्लेन के साथ समस्या यह थी कि उनका पंख तेज रफ्तार को झेलने के लिए नहीं बने थे, वो टूट जाते थे। हवा के भंवर में फंस गया या टर्बुलेंस में फंस गया तो पंख बड़ी आसानी से टूटने लगे। इस चीज को ठीक करने के लिए मेटल के फ्रेम का इस्तेमाल किया गया, जो कि पंख के बीचों बीच लगाए जाते थे, और तार भी बांधने लगे ताकि ये पंख को स्टेबिलिटी दे और ये टूटे ना। और ये हवाई जहाज उस जमाने का बाहुबली टाइप का था बिल्कुल। लेकिन अब भी एक समस्या बची हुई थी, क्योंकि ये हवाई जहाज ज्यादा तेल को ले जा नहीं सकते थे, तो बहुत लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम नहीं थे। इस चीज को दूर करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण शुरू हुआ। एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहुत सारे हवाई जहाजों को जिस देश पे हमला करना है वहां पर ले जाओ, छोड़ दो, काम करके वापस आ जाते थे। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के पीछे यही एक कारण था कि हवाई जहाजों को दूरी तक ले जाया जा सके, क्योंकि हवा में रिफ्यूलिंग की क्षमता इनके अंदर नहीं थी। आज के टाइम हो जाती है, लेकिन अगर आज के समय भी बहुत ज्यादा दूरी तक हवाई जहाजों को मिशन करना है तो आज भी हम एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अभी अपने पास। अब देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि चलो कम से कम फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ तो पता लगा। ऐसा नहीं है, नहीं, ये फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। जिस भी एयरक्राफ्ट के बारे में
जिनमें हमने अब तक जिक्र करा है उनमें से कोई भी फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है ही नहीं। या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट को कहा ही नहीं जाता जिनके बारे में हमने बात करी थी, क्योंकि सच्चाई तो यह है जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए एयरक्राफ्ट का जेट पावर्ड होना जरूरी है। रोने धोने की बात नहीं है, अगर कोई एयरक्राफ्ट जेट पावर्ड नहीं है तो उसे हम जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट में काउंट नहीं करते, सिर्फ जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट को ही जनरेशन में काउंट किया जाता है। आगे देखो, तो इससे पहले कि मैं आपको जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट के बारे में आगे बताऊं, आप जरा यह जान लो कि आखिर जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट होते क्या हैं, किसने खोजे, कैसे खोजे, और उसके बाद फिर मैं आपको जनरेशंस के बारे में भी बता दूंगा। और यहां पर मैं जो आपको थंबनेल दिखा रहा हूं ये मेरी ही एक पुरानी वीडियो का है जिसको मैं यहां पर चलाने वाला हूं, उसे आप देखो, एंजॉय करो, मजा आएगा। फिर आगे बात करते हैं। फ्रैंक विटल, इस 22 साल के नौजवान का नाम याद रखना, यही है वो इंजीनियर पायलट इन्वेंटर जिसके नाम 1928 में जेट इंजन के इन्वेंशन का क्रेडिट जाता है। और यहां मैं एक बात और ऐड करूंगा, ये समझने की गलती मत कर देना कि जेट इंजन जर्मनी में डिस्कवर हुए थे, बल्कि पहला सक्सेसफुल जेट इंजन जर्मनी में बना था, लेकिन जेट इंजन की डिस्कवरी ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। हैंस वॉन ओहायन, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है वो 24 साल का जर्मन इंजीनियर और इन्वेंटर जिसने 27 अगस्त 1939 को पहला सक्सेसफुल जेट इंजन उड़ाया था। रुको, मजे की बात बताता हूँ, नाम बहुत लंबा है इसलिए सिर्फ ओहायन बोलूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। ओहायन की गर्लफ्रेंड ने उससे कहा, ये प्रोपेलर वाले इंजन बहुत शोर मचाते हैं और वाइब्रेट भी करते हैं, तुम तो इंजीनियर हो, कुछ करो ना। तो ले गया इंजीनियर दिल पे बात और एक कार मैकेनिक के साथ मिलकर बना दिया जेट इंजन। उस कार मैकेनिक का नाम मुझे याद तो था, हाँ याद आया, मैक्स हान, और इन दोनों ने मिलकर बना दिया पहला सक्सेसफुल जेट इंजन। चलो अब सीखते हैं इसकी वर्किंग। देखो, इंजन के अंदर खूब सारी हवा एंटर करती है, जहां कंप्रेसर उसे कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने का मतलब हुआ हवा के मॉलिक्यूल्स को पास पास लेकर आना। ऐसा करने से दो चीजें अचीव हुई, एक तो हवा का बहुत ज्यादा वॉल्यूम कंबशन चेंबर में इकट्ठा हो गया, और दूसरा हवा का टेम्परेचर भी बढ़ गया। अब बस हमें लगानी थी आग, और उस काम में तो हम एक्सपर्ट हैं। आग लगाते ही गैस का वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ा, और इस वॉल्यूम को चाहिए था बाहर निकलने का रास्ता, जिसके रास्ते में थी टरबाइन, जो कह रही थी, ना बेटा ना, हमसे टकराए बिना तुम ना जा पाओगे। तो गैस वॉल्यूम ने बना दी टरबाइन की फिरकनी और उड़ गया अपना जेट इंजन। मॉडर्न जेट इंजन में लगभग 17 कंप्रेसर डिस्क होती हैं, जिसे चलाने की पावर टरबाइन से जुड़ी हुई शाफ्ट के द्वारा दी जाती है। इसको चलाने में अपना कोई खर्चा नहीं रे बाबा, लेकिन इंजीनियर्स की जिंदगी में चैन कहां, आ गई एक नई समस्या। टरबाइन के लिए आप कितना भी अच्छा मटेरियल यूज क्यों ना कर लो, लेकिन इंजन की गर्मी उसे मेल्ट कर ही देती थी, और जो हार मान जाए वो इंजीनियर कहां। तो उन्होंने कंप्रेसर के सामने लगा दिया एक पंखा, जिसे प्री कंप्रेसर डिस्क का नाम दिया गया। इसका काम था थोड़ी सी हवा को इंजन के ऊपर से भेजना, जिससे इंजन का टेम्परेचर कम हो गया। देखा, हुए ना इंजीनियर्स कमाल के। इस पंखे का एक और काम था कि अगर कहीं से कोई बर्ड इंजन की तरफ आ जाए तो ये खुद डैमेज होकर बाकी इंजन को बचा लेता था। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो जी अगला सवाल है ये कि जेट प्लेन्स में जनरेशन का चक्कर किसने और क्यों डाला। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले आपको बता देता हूं, ये जो हंसता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है वो अंकल जी जिन्होंने जेट प्लेन्स में जनरेशन का कॉन्सेप्ट घुसाया है। क्यों घुसाया उसका कारण बता देता हूं, पहले इनका नाम वाम जान लो। ये है रिचर्ड पी हेलियन, जो कि 1990 में एक एयर हिस्टोरियन थे। ठीक है जी, एयर हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है, हवाई जहाजों से या ग्लाइडर से या फिर जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, जैसे इनका डेवलपमेंट हुआ है, उस चीज की जानकारी को इकट्ठा करके एक किताब के रूप में छापने वाले या फिर वेबसाइट के लिए लिखने वाले, मैगजीन के लिए लिखने वाले, ये काम किया करते थे। ये इन्होंने ही ये टर्म दी है कि भैया जेट प्लेन्स जो पहले बने ये फर्स्ट जनरेशन, जो बाद में बने वो सेकंड जनरेशन, और इस तरह से आगे बांट दिए गए। लेकिन क्यों, उसका कारण है ये कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होने कगार पे था तब जेट प्लेन्स जो है आकार ले रहे थे। जर्मनी ने पहला जेट प्लेन उड़ाया था, जैसा कि आपने वीडियो में जान भी लिया होगा। तो हुआ ये, अलग अलग देश जो है अपने अपने जेट प्लेन बनाने लगे, कहने लगे मेरा वाला बढ़िया है, उसने कहा नहीं मेरा वाला बढ़िया है। तो भैया लोगों को जो ना बड़ा कंफ्यूजन हुआ, जो खरीदार थे, जेट प्लेन खरीदार थे, उन्हें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि किसका जेट प्लेन बढ़िया है, क्योंकि आज के समय कोई जंग तो चल नहीं रही जो किसी के ऊपर बम गिरा के ये पता कर ले कि हाँ भैया ये जेट प्लेन बढ़िया है, इसने सही जगह निशाना मारा। तो पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। तब ये जो बंदा था इसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भैया एक काम करते हैं, जिस जेट प्लेन के अंदर ये वाली कैपेबिलिटीज यानी कि क्षमताएं होंगी वो हो गया फर्स्ट जनरेशन, उससे बेहतर क्षमता वाला सेकंड जनरेशन, उससे भी बेहतर क्षमता वाला थर्ड जनरेशन। इस तरह से इन्होंने 6 जनरेशंस में, हाँ जी इन्होंने ही 6 जनरेशंस में जेट एयरक्राफ्ट को बांट दिया था। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है लॉकहीड मार्टिन जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज करने लगा। लॉकहीड मार्टिन को लगा कि ये जनरेशन
जो है ना मार्केटिंग का बढ़िया शब्द है। कहने लगे देखो जी हमारा 3rd जनरेशन है, हमारा 4th जनरेशन है, दुनिया के पास नहीं है। अब ये जनरेशन शब्द से ना लोग अट्रैक्ट होने लगे, बस तब से ये बोलचाल में आ गया। इससे ज्यादा जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट का कोई भी लेना देना नहीं है किसी भी एयरक्राफ्ट से। अब जरा बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की। तो भैया फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? पहली चीज जेट इंजन लगा होना चाहिए, ये तो पहली रिक्वायरमेंट है, ये तो सब में ही होना चाहिए। दूसरी चीज स्ट्रेट विंग, सीधे पंख होने चाहिए। ये देखो सीधे पंख वाला जहाज मैशर स्मिथ M262, यानी कि पंख जो है, जो फ्यूजलाज होता है ना, यानी कि बॉडी, जेट प्लेन की जो बॉडी होती है, ढांचा, उससे बिल्कुल सीधे निकलने चाहिए 90 डिग्री पर, या थोड़ा बहुत एंगल भी चल जाएगा, लेकिन स्ट्रेट, मोर ओवर स्ट्रेट ही होने चाहिए। सब सोनिक रफ्तार होनी चाहिए। अगर रफ्तार जेट प्लेन की 250 मील प्रति घंटे से कम है तो हम उसे सब सोनिक स्पीड पर उड़ता हुआ जेट विमान कहेंगे। नो एवियोनिक्स नो रेडार। क्या मतलब है इस बात का? अब रेडार का तो आपको पता ही है कि भाई कोई दुश्मन का जो विमान है हवा में अगर पीछे लगा हुआ है, शूटिंग खेलने का उसका है, तो उसका पता कैसे लगेगा? रेडार की मदद से। लेकिन इन जहाजों में कोई भी रेडार नहीं था। एवियोनिक्स क्या होते हैं ये समझाता हूं। तो जी एवियोनिक्स है एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक से गठजोड़ से बनने वाला शब्द। अब इसके अंदर जो है कौन कौन से सिस्टम आते हैं जरा वो भी जान लेते हैं। तो जी उसमें पहला है इंजन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि हवाई जहाज के इंजन को कंट्रोल करने वाले उपकरण। ये फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट में मौजूद नहीं थे। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ऊंचाई नीचाई कंट्रोल करने वाला जुगाड़, ऑटोमेटिक, ये भी नहीं था। नेविगेशन, यानी कि जैसे आपका गूगल मैप्स होता है, ये नहीं था, अच्छा ही था। गूगल मैप्स की कारस्तानियां तो हम सब जानते हैं कैसी हैं, वो कहीं से भी ले आता है किसी को। आगे देखो कम्युनिकेशन सिस्टम, साथ में उड़ने वाले जहाजों से आप बातचीत नहीं कर सकते, कोई कानाफूसी नहीं होगी, अपने काम पे ध्यान दो बस। फ्लाइट रिकॉर्डर, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हो, किस रफ्तार पे उड़ रहे हो, कहां पर उड़ रहे हो, हवाई जहाज में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ये सारी जानकारी रिकॉर्ड नहीं होंगी, ये सिस्टम भी नहीं था। लाइटिंग सिस्टम, वाह भाई वाह, उस जमाने में हवाई जहाज के अंदर लाइट का जुगाड़ भी नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद आता थ्रेट डिटेक्शन, यानी कि आपके पीछे कोई दुश्मन का विमान अगर लगा हुआ है तो कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि उस विमान में नहीं था। यानी कि अगर किसी ने चुपके से निशाने पे ले लिया, काम खत्म, विमान भी गया, पायलट भी गया। लेकिन जब ये लगा ही नहीं था तो बताएगा कहां से? यानी कि आप राम भरोसे उड़ रहे थे। ठीक है जी। फ्यूल सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जहाज में कितना तेल है इसकी वार्निंग देने वाला भी जुगाड़ नहीं था। यानी कि आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ता था कि भैया मैं इतनी दूरी पे आ गया हूं, इतनी तेज रफ्तार है, इतना तेल खत्म हो चुका है, वापस भी जाना है, नहीं तो जहाज नीचे लुढ़क जाएगा। आगे सुनो, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम या IR, इंफ्रारेड, ये सिस्टम भी नहीं था। अब ये किस काम में आता है? ये थोड़ा रेडार वेडार से जुड़ा हुआ है, इसका और कुछ नहीं है। वेदर रेडार, सामने मौसम खराब है, यानी कि आप खराब वेदर में बड़ी आसानी से जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई मना नहीं करेगा कि आपको खराब वेदर में नहीं जाना। ठीक है जी। और परफॉर्मेंस मॉनिटर, यानी कि जहाज के अंदर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको बताने वाला भी कोई जुगाड़ नहीं था। यानी कि इसके अंदर हर वो सामान था, यानी कि इस जहाज के अंदर हर वो सामान लगाया गया था जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि ये जहाज टपक जाए। और आपको देख के क्या लग रहा है, इस जहाज में कोई सुरक्षित आएगा? चलो जी सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में जान लो। स्वेप्ट विंग, स्वेप्ट विंग का क्या मतलब होता है? आप ये वाला जहाज देख रहे हो, इसके पंख सीधे हैं, पीछे की तरफ मुड़ गए। इस तरह के जो फाइटर जेट होते हैं जो कि अपने पंख को पीछे कर सके, उनमें स्वेप्ट विंग की टेक्नोलॉजी होती है। कुछ जहाज ऐसे होते हैं जिनको पंख सीधे रखने की जरूरत ही नहीं है, वो पीछे ही रहते हैं। तो वो जो फिक्स्ड विंग वाले एयरक्राफ्ट होते हैं जिनके पंख पीछे रहते हैं, उन्हें भी हम स्वेप्ट विंग में काउंट कर लेते हैं। ठीक है जी। अ स्वेप्ट विंग इज अ विंग एंगल्ड आइदर बैकवर्ड, ओकेजनली फॉरवर्ड फ्रॉम इट्स रूट रेदर देन परपेंडिकुलर टू द फ्यूजलाज। फ्यूजलाज मैंने आपको बताया था वो कंकाल होता है ना, कंकाल नहीं, शरीर हवाई जहाज का, बॉडी। तो बॉडी के परपेंडिकुलर जो स्वेप्ट विंग होते हैं वो नहीं होते। ठीक है जी। फिर आता है ये ट्रांसोनिक स्पीड पर उड़ते थे, मतलब इनकी रफ्तार 600 मील प्रति घंटे से कम रहती थी। ठीक है। अर्ली रेडार, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लगता था कि हाँ कहाँ क्या है, यहाँ एनिमी हो सकता है, पीछे कोई जहाज हो सकता है। टारगेट गन लगा दी गई, मतलब कि आप निशाना वगैरह लगा सकते हो। ये इसमें मतलब सेकंड जनरेशन वाले में ये सिस्टम आ गया था। अब आप कहोगे जी थोड़ा डिटेल में बता दो, ऐसे हवा में ना चलाओ, थोड़ा गहराई में समझा दो। तो भैया लो समझो गहराई में। ये है भैया आपका स्वेप्ट विंग का फायदा। पहला फायदा, ड्रैग। जब कोई भी चीज किसी फ्लूइड में चलती है तो जो फ्रिक्शन होता है, लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, वो एक पीछे की तरफ दबाव बनाता है, यानी खींचता है, चलने की रफ्तार को कम करता है। इसी को ड्रैग कहते हैं। बाकी उसकी तारीफ में 2 लाइनें लिखी हैं, ये आप पढ़ सकते हो। और ये दूसरा है टर्बुलेंस। अब ये जो मोहतरमा है जिनकी आंखें फड़फड़ा रही हैं, यही है टर्बुलेंस। कैसे? सुनो, देखो जब हवाई जहाज हवा को काटता है, यानी कि हवा में चलता है, तो उसके पंख जो फड़फड़ाने लगते हैं, यानी कि टर्बुलेंस की वजह से कपकपाने लगते हैं, वाइब्रेशन
पैदा होते हैं और आपको इन मोहतरमा की आंखें कुछ वैसा ही एहसास दे रही होंगी जो कि टर्बुलेंस की वजह से उसको उड़ाने वाला पायलट महसूस करता होगा। आगे चलते हैं। ये है हीट सीकिंग मिसाइल और इसके बारे में ऑडियो मैं जो है कंप्यूटर पर बैठ के रिकॉर्ड करने वाला हूं। वहां पे ये पिक्चर लगा दूं, आप मजे से एंजॉय करना। ये फास्ट एंड फ्यूरियस का एक पार्ट है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें जो मिसाइल फायर हुई है ये है हीट सीकिंग मिसाइल। अब ये काम कैसे करती है ये जान लो। इसके अंदर एक सेंसर लगा है जो हवा में ठंडे गर्म वातावरण के बीच में फर्क कर सकता है, यानी इमेजिंग इंफ्रारेड। जैसे इंफ्रारेड कैमरा काम करते हैं, जो चीज गर्म होती है उसे लाल दिखाते हैं, कुछ कुछ वैसा ही मान लो। अब जैसे ही इसे अपने टारगेट का पता लगेगा, इसका ट्रैकिंग सिस्टम उसे लॉक करके उसका पीछा करने लग जाएगा। अब इसके अंदर एक होमिंग सिस्टम भी लगा है। अब ये होमिंग क्या होता है? तो भैया वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो चलते फिरते टारगेट के अनुसार मिसाइल का रास्ता बदलकर उसे टारगेट की तरफ लगातार भेजते रहे, इसे होमिंग डिवाइस कहेंगे। ये भी लगा होता है, बस ये हीट सीकिंग मिसाइल। अब आते हैं थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट पे। तो जी उसमें क्या खास बातें थी? तो जी उसमें लगा था कि एडवांस रेडार सिस्टम, पहली रेडार गाइडेड मिसाइल, बेटर हीट सीकिंग मिसाइल, ठीक है, जो कि प्राइमरी वेपन बन गई। उसके बाद था लिमिटेड बीवीआर, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि जो टारगेट आपको दिखाई भी नहीं दे रहा आप उसे भी शूट कर सकते हो, ठीक है जी। और उसमें आफ्टर बर्नर भी लगे थे। अब ये आफ्टर बर्नर क्या है? चलो सारी चीज डिटेल में बता देता हूं, सुनो ध्यान से। अब ये दो तरह की होती हैं, एक तो सेमी एक्टिव रेडार होमिंग और दूसरी एक्टिव रेडार होमिंग। अगर मिसाइल अपना रेडार लेकर घूम रही है तो वो एक्टिव रेडार होमिंग कहलाएगी, और अगर एयरक्राफ्ट का रेडार मिसाइल को रास्ता बता रहा है तो वो सेमी एक्टिव रेडार होमिंग कहलाएगी। हालांकि ये दोनों कैसे काम करती है वो मैंने मिसाइल वाली वीडियो में पहले ही बता रखा है, तो अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो वीडियो ढूंढ के देख लेना। आगे चलते हैं। अब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जी एक ऐसी मिसाइल है जो कि अपना रेडार या इंफ्रारेड सेंसर लेकर उड़ती हैं, अपने आप टारगेट को ढूंढेंगी, पकड़ेंगे और नष्ट कर देंगी। यानी ये फायर फॉरगेट मैकेनिज्म पर चलती हैं, बस फायर करो और भूल जाओ, ये अपना काम कर देंगी। अब ये फाइटर जेट का आफ्टर बर्नर क्या होता है? तो भैया अगर फाइटर जेट के इंजन में थोड़ी देर के लिए ज्यादा फ्यूल भेजा जाए जिससे ज्यादा थ्रस्ट मिले और हवाई जहाज की रफ्तार बढ़ जाए तो इसी को आफ्टर बर्नर कहा जाता है। और ये ज्यादातर टेक ऑफ यानी कि वजन लेकर उड़ते समय, कॉम्बैट यानी कि लड़ाई करते समय और तेजी से निकल भागने के समय काम आता है। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो जी फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में खास क्या है? हाई लेवल ऑफ एजिलिटी, सम डिग्री ऑफ सेंसर फ्यूजन। ये सेंसर फ्यूजन क्या होता है अभी समझाऊंगा आगे। पल्स ड्रॉपलर रेडार, रिड्यूस रेडार सिग्नेचर, फ्लाई बाय वायर। यहाँ पे गलती से लुक लिख दिया है, ये लुक नहीं है, लॉक है। लॉकडाउन, शूट डाउन मिसाइल एंड मच मोर। और अब जरा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो भैया सबसे पहले जान लेते हैं सेंसर फ्यूजन क्या होता है। देखो जब किसी एयरक्राफ्ट के सारे सेंसर्स एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं और एयरक्राफ्ट के चारों तरफ एक 360 डिग्री का बैटलफील्ड तैयार करते हैं, यानी युद्ध का मैदान, तब इस तकनीक को सेंसर फ्यूजन कहा जाता है। और वो पल्स ड्रॉपर रेडार नहीं था, वो गलती से ड्रॉपर निकल गया, डॉपलर यानी कि पल्स ड्रॉपलर रेडार। अब ये रेडार जो है टारगेट की रफ्तार को कैलकुलेट करता है, बोले तो सटीक निशाना लगाने में मदद करता है, जबकि बाकी रेडार सिर्फ पोजीशन बताते हैं कि कोई चीज कहां पर है। इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने रेडार वाली वीडियो में बताया है, आप वहां पर देख सकते हो। आगे चलते हैं। अब ये रिड्यूस रेडार सिग्नेचर क्या होता है? तो देखो रेडार से आने वाली रेडियो वेव्स को अगर कोई चीज एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि टकरा के वापस न जाने दे या फिर छितरा दे, बिखरा दे, तो हम ये कहेंगे कि टकरा के वापस जाने वाला जो रेडियो सिग्नल होगा, यानी रेडार सिग्नल होगा, यानी रेडियो वेव सिग्नल होगा, वो काफी कमजोर होगा और उससे आइडिया नहीं लगेगा कि टारगेट कहां पर है। ये भी रेडार वाली वीडियो में मैंने बताया है। अब ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम क्या चीज है? देखो अगर फाइटर जेट का पायलट एयरप्लेन के कंप्यूटर में कोई डाटा डालता है तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके फाइटर जेट के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल कर सकता है। और अगर यही काम ऑटो पायलट पर छोड़ दिया जाए तो वो सेंसर से आने वाले डाटा के हिसाब से बड़ी आसानी से प्लेन को कंट्रोल कर सकता है। मोटा मोटा आइडिया के लिए आप ये मान लो कि अगर ऑटो पायलट पे है तो कितनी ऊंचाई पर उड़ना है, कितनी रफ्तार पर उड़ना है, आफ्टर बर्नर यूज करने हैं कि नहीं करने हैं, किस एंगल पे टर्न लेना है, कौन सा मैनूवर करना है, ये सारी चीजें कंप्यूटर डिसाइड कर सकता है। आगे चलते हैं। ये है जी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। अब इनमें ऐसा खास क्या है? तो जी ये तो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी कि रेडार पे आसानी से आपका विमान पकड़ा नहीं जाएगा। क्यों, कैसे? वो मेरी ही एक वीडियो से देख लो, पहले ही बना रखी है, यहाँ पे लगा रहा हूं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो बाद में देख लेना। दूसरा है सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो हवा में कलाबाजियां खाते हैं ना एयरक्राफ्ट, ये इसी खास प्रॉपर्टी की वजह से आती हैं। इसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में तो आपने अभी जाना है, यानी रैम का इस्तेमाल, यानी रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल का इस्तेमाल। अब सुपर मैन्यूवरेबिलिटी क्या चीज है? ये जो हवा में कलाबाजियां खाते हैं ना, यही तो है वो। अगर देखनी है टॉप गन देख लो, टॉप गन मैवरिक भी देख सकते हो, इंडिया की फाइटर भी देख सकते हो, उसमें ये सारी चीजें दिखाई हैं। आगे चलते हैं। फिर है जी सेंसर फ्यूजन और डाटा नेटवर्किंग। इसकी डिटेल भी जान लो। ये देखो, अब देखो सेंसर फ्यूजन का मतलब तो मैं पीछे बता चुका हूँ, और डाटा नेटवर्किंग का मतलब होता है आप अपने आसपास उड़ने वाले हवाई जहाजों के संपर्क में रहोगे, ग्राउंड स्टेशन के संपर्क में रहोगे, बोले
तो जिससे चाहो उससे संपर्क स्थापित कर सकते हो रेडियो वेव्स की मदद से। अब आते हैं जी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे। भाई साहब, ये होने वाली है भविष्य की टेक्नोलॉजी, यानी कि भविष्य में जो फाइटर जेट तैयार होंगे 6th जनरेशन के, उनके अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आखिर ये है क्या, आओ डिटेल में बताता हूं। तो भैया ये होने वाले हैं सुपर स्टेल्थ, बोले तो कोई भी ना पकड़ सकता, सारे रडार फेल। अब ये सुपर स्टेल्थ कैसे बनेंगे? वेल, ये टेक्नोलॉजी कोई क्यों बताएगा, राज रखी हुई है। मेरे ख्याल से शायद प्लाज्मा का इस्तेमाल करते होंगे, मतलब तुक्का लगाया जा रहा है, एग्जैक्टली कोई नहीं बताएगा। दूसरा, ये प्लेन डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लेजर या ईएमपी या कोई और हाई एनर्जी बीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे सामने से आने वाला एयरप्लेन या कोई भी विमान बिल्कुल बेकार हो जाएगा, सीधा धरती पर जाके गिरेगा। फिर आता है एआई का इस्तेमाल। भैया ये इंटेलिजेंट होंगे, यानी अपने आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि कहां हमला करना है, कब हमला करना है, कैसे बचना है, ये सारी चीजें खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और चौथा है ऑप्शनली मैन्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इन्हें उड़ाने के लिए इनके अंदर बैठना जरूरी नहीं है। एक कैबिन बनाओ, वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करो और उसके अंदर हवाई जहाज को लेकर उड़ते रहो, जैसे वीडियो गेम में करते हैं। और आप एक कमरे के अंदर बैठकर 6th जनरेशन फाइटर जेट को कंट्रोल करके दुश्मन के एरिया में तबाही मचा सकते हो। और अगर इसके बारे में और जानना है तो एक पिक्चर है स्टेल्थ, ये आप देख लो, इससे आपको मोटा आइडिया लग जाएगा। अब 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर अब तक हमने इस वीडियो में जो भी चीजें देखी हैं वो सारी होंगी। ये फाइटर जेट जबरदस्त इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना होंगे, इंजीनियरिंग एट इट्स बेस्ट, एब्सोल्यूट बेस्ट। तो जी ये था एयरक्राफ्ट का भूत भविष्य वर्तमान। उम्मीद है आपने कुछ नया जरूर पता किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।